अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपना लेसन नंबर 23। पहले हमने 22 लेक्चर कर लिए थे लेकिन थोड़ी डिले हो गई लेक्चर रिकॉर्ड करने में। खैर इंशाल्लाह पूरी ट्राई होगी ये कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गुड सिस्टम डिज़ाइन। सबसे पहले समझे कि सिस्टम क्या होता है। हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है। हम कहते हैं जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिलकर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो आपका सिस्टम होता है। आप सिस्टम देख लें, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत से कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे या बहुत सी आप चीज़ें बनाएंगे, वो मिलकर एक सॉफ्टवेयर को तैयार करेंगी। जैसे अगर मैं बिल्डिंग बनाऊंगी तो बहुत से लोग मिलकर उस बिल्डिंग को बनाएंगे, या जैसे अगर कोई डिवाइस तैयार करनी है तो बहुत से कंपोनेंट्स जब आपस में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर सिस्टम ले लें, अब सीपीयू, इसी तरह हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सारा कुछ मिलता है तो कंप्यूटर सिस्टम एक तैयार होता है। ठीक है, उसे कहते हैं सिस्टम। अब सिस्टम एनालिसिस क्या है और डिज़ाइन क्या है। सबसे पहले समझने कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। देखिए हमारा सिस्टम बन गया, जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया। हम एनालिसिस करते हैं कि मुकम्मल तौर पे स्टडी करते हैं, मुकम्मल तौर पे देखते हैं कि सिस्टम के एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज, मतलब हर तरह के उसके पहलू देखते हैं सिस्टम के, उसको कहते हैं एनालिसिस करना। ठीक है, और सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। सिस्टम डिज़ाइन हम इसलिए करते हैं कि हम या तो न्यू सिस्टम बनाना चाहते हैं या अपना जो पहले से मौजूदा सिस्टम है उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिफाइन है। अब देखें, जब तक हमारी एनालिसिस नहीं अच्छी होगी तो हम अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि एनालिसिस वाला स्टेप आपका अच्छा होना चाहिए। आप मुकम्मल तौर पे स्टडी देखें, मुकम्मल तौर पे देखें जो सिस्टम है उसके एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका पर्पस क्या है, जो सिस्टम बनाया गया उसका गोल अचीव क्या करना है, उसमें पर्पस क्या है उसका। फिर उसको अच्छे से स्टडी करें, उसके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें, फिर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं। और डिज़ाइनिंग क्यों करते हैं, देखें सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन हम इसीलिए करते हैं कि हमने एक सिस्टम डेवलप करना होता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि सक्सेसफुल हो और जिसमें गलतियाँ ना हो, इसलिए हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। अब अगर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हम दो अप्रोचेस करते हैं, दो अप्रोचेस फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। देखिए कोई भी सिस्टम अगर अच्छा होगा ना तो उसमें गलतियों के चांसेस कम होंगे, और गलतियों के चांसेस कम होंगे तो आपका सिस्टम सक्सेसफुल होगा और बाद में आने वाली गलतियों से भी आप बचोगे और आपका डेवलपमेंट टाइम भी बचेगा। ठीक है, दो अप्रोचेज जो हैं आप सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन करते हुए दो अप्रोचेस फॉलो करते हैं। या तो आप स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन करते हैं या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहली वाली पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होता है, वो कह रहे हैं इसमें हम एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब इसमें हम स्टडी कैसे करते हैं। इसमें हम एनालिसिस करते हैं बाय ग्राफिकल पिक्चर्स, मतलब आपको ग्राफिकल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उनके थ्रू आप सिस्टम के बारे में एनालिसिस करते हैं। क्योंकि ग्राफिकल पिक्चर से क्या होगा, आपको इजीली शो हो जाएंगे कि सिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इन कंपोनेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है। क्योंकि ग्राफिकल पिक्चर्स आपको पता चीज़ें ऐसे शो होती हैं कि आपको पता चल जाता है। लाइक डैट अगर मैं ये दिखाऊं कि आपको पता चल जाएगा, अच्छी अच्छी ये इसके कंपोनेंट हैं, ये इस तरह कंबाइन है, इनका ये आपस में रिलेशन है। इस तरह आप ग्राफिकल पिक्चर से चीज़ों को ईजीली, मतलब उनकी एनालिसिस बड़े अच्छे और आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये अप्रोच फॉलो की जाती है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन तभी फॉलो की जाती है जब आपने चीज़ों को ग्राफिकली दिखाना होता है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का बेसिक पर्पज़ यही है कि आपकी क्वालिटी का, आपको सिस्टम को अच्छा बनाया गया और उसके आने वाले जो अगर फेलियर है या एरर है उनको कम किया जा सके। देखिए आप डिफरेंट किस्म के टूल यूज़ करेंगे, डिफरेंट किस्म के टूल यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन में। आप फ्लो चार्टिंग यूज़ करेंगे, डाटा फ्लो डायग्राम करेंगे एंड ईआरडी। अगले 2-3 चैप्टर में हम इसको ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट में हम चीज़ों को ग्राफिकली दिखाते हैं, मतलब उनको डायग्रामेटिकली आपको चेक करवाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, इनका प्रोसेस कैसे है। मतलब फ्लो चार्ट में हम चीज़ों को सीक्वेंस में, जो स्टेप आपके चल रहे होते हैं ना, कि आपका एक सिस्टम बनाने में जितने स्टेप परफॉर्म हुए उन्हें हम सीक्वेंस से दिखाते हैं कि वो स्टेप कहाँ से स्टार्ट हुए, उनके अंदर क्या क्या काम हुए और उनके क्या प्रोसेस हुआ। मतलब ऐसे ही हम ग्राफिकल ऐसे दिखाते हैं कि हम सारा जो स्टेप है, जितना भी आपका ऑर्डर ऑफ टास्क है, वो दिखाते हैं फ्लो चार्ट के जरिए। ठीक है, और ये सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, और ईजी भी है। ठीक है, अब देखें इसमें हम डिफरेंट किस्म के सिंबल, मतलब वो आपको ये सिखाएंगे यहाँ पे कि जो फ्लो चार्ट आप बनाते हो, ठीक है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मतलब एक सिस्टम बनाने में जितने भी आपके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन या ऑर्डर ऑफ टास्क है वो आप फ्लो चार्ट से ग्राफिकली दिखा सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं डिफरेंट किस्म के सिंबल यूज होते हैं। ये सिंबल आपने सीखना, इसके बाद आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं एरो। एरो क्या है, ये आपकी फ्लो लाइन है, मतलब ये आपकी शो करती है कि मतलब एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करके दिखाती है। ठीक है, कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये किस तरह। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, या तो इसकी डायरेक्शन देखें लेफ्ट टू राइट होगी या टॉप टू बॉटम होगी। ठीक है, या टॉप टू बॉटम इसकी डायरेक्शन जाएगी, या आप इस तरह भी बना सकते हैं लेफ्ट टू राइट, या आप टॉप टू बॉटम भी बना सकते हैं। आगे जी इसे कहते हैं स्टार्ट और स्टॉप सिंबल। टर्मिनेटर मतलब जब आपका प्रोसीजर, मतलब आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में भी ये सिंबल लगेगा, और जब आपके फ्लो चार्ट में मतलब प्रोसीजर आपका खत्म हो गया तब भी टर्मिनेटर का सिंबल ही एंड होता है। और वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक लाइन ही इसके अंदर यूज होती है टर्मिनेटर के अंदर। ठीक है, या तो एंटर कर दिया, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आगे है जब आपने फ्लो चार्ट के अंदर किसी प्रोसेस को, मतलब किसी काम को शो करवाना, जैसे कि वो शूज़ वेयर कर रहा है, वेयरिंग अ शूज़, तो ये प्रोसेस है ना, तो उस प्रोसेस को शो करवाने के लिए आप जो है फ्लो चार्ट में ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे रेक्टेंगल का। ठीक हो गया, इसमें सिर्फ कह रहे हैं कि एक लाइन बाहर आती है, फ्लो लाइन यूज़ कर रहे हैं ना। मैंने बताया कि फ्लो लाइन को क्यों यूज़ करते हैं, फ्लो लाइन को यूज़ करते हैं आपस में कनेक्शन दिखाने के लिए। इसके बाद है इसे, ये जो डायमंड शेप है इसे कहते हैं डिसीजन सिंबल।
मतलब अब आपने डिसीजन सिंबल कौन से होते हैं जिसमें आपने देख एक ही आंसर होता है, या तो बात यस होती है या बात नो होती है। तो वो कह रहा है इसमें क्या होती है, एक फ्लो लाइन डिसीजन के अंदर एंटर करती है और इसमें आपने याद रखना 2 से 3 लाइंस इसमें से एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। 3 फ्लो लाइन इसमें से पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए कनेक्टर। अब देखिए जब आपका फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब उसकी जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तब उन सारे स्टेप को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, उन सारे स्टेप्स को आपस में जोड़ने के लिए आप वहाँ यूज़ करते हैं कनेक्टर, जिसे सर्कल से शो करते हैं, ठीक है। जब मैं कह रही हूँ कि फ्लो चार्ट के स्टेप इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको आपस में कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो उनको आपने कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे कनेक्टर का इस्तेमाल करना है। इससे आपकी फ्लो लाइन भी कम यूज़ होती है, ठीक हो गया। प्री डिफाइंड प्रोसेस को शो करने के लिए ये होता है, ये रेक्टेंगल और ये आपके 2 लेफ्ट एंड राइट पे वर्टिकल एज लगे होते हैं, किनारे बने होते हैं। ये जब आपका कोई प्रोसेस पहले से डिफाइन हो गया ना और आपने उसको दिखाना है, तो आप फिर प्री डिफाइंड प्रोसेस का इसको सब प्रोसेस दिखाने के लिए भी सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद है सिंगल डॉक्यूमेंट का जो है आपका, ये क्या, जब आपका कोई डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में आपको रिसीव हुआ तो उसको शो करवाने के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद है जी ऑफ पेज कनेक्टर। अब देखें आपका जो है फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हो गया, एक पेज से दूसरे पेज पे चला गया, तो एक दूसरे पेज पे जो चीज़ है उसको कनेक्ट करवाने के लिए आप वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑफ पेज कनेक्टर, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जब आपका फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उनको आपस में शो करवाने के लिए, कि इकट्ठा शो करवाने के लिए आप कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ पेज का भी यूज़ करेंगे जब आपको लगे कि आपका फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज पे चला गया, तो वहाँ पे आप कौन सा करेंगे, अपना ऑफ पेज कनेक्टर। और इसको जब आपने शो करवाना होता है ना ऑफ पेज को, तो आप अल्फ़ाबेट मतलब रेफरेंस नंबर अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी इनपुट आउटपुट। जब आपने इनपुट शो करवानी है या आउटपुट शो करवानी है, तब आपने ये सिंबल यूज़ करना है वगैरह। यूज्ड व्हेन एवर डाटा इनटू फ्लो चार्ट और डिस्प्लेड फ्रॉम, या तो डाटा उसमें एंटर करना है या डिस्प्ले करवाना है आपने, तो तब आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है। इसमें से सिर्फ एक सिंगल लाइन जो है एंटर करती है और एक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके बाद ये इनपुट आउटपुट का सिंबल है, आपने देख लिया। देखें वो कह रहे हैं अब फ्लो चार्ट का आपको फ़ायदा क्या है। एक तो फ्लो चार्ट से ये क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, इससे आप इजीली अपने तमाम जो सिस्टम बनाने के लिए जो स्टेप यूज़ हुए थे ना शुरू से लेके एंड तक, और जितने भी उसमें प्रोसेस यूज़ हुए वो सारे आप इजीली दिखा सकते हैं। फ्लो चार्ट बिल्कुल सिंपल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एंड सिस्टम के एनालिसिस करने के लिए ये सबसे अच्छा है कि बहुत ईजी है ये यूज़ करना, सबको अंडरस्टैंडिंग भी होती है, ठीक है। ठीक है, ये अब आपने कर लेना, इजी चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट फ्लो चार्ट क्या होता है और फ्लो चार्ट के सिंबल उसमें कौन कौन से यूज़ आते हैं, ये आपको एज एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जी ये सिंबल जो है, इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, ये आपको एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 2 अप्रोचेज यूज़ होती हैं सिस्टम एनालिसिस में, एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। एक हमने फ्लो चार्ट पढ़ लिया इसके अंदर, नेक्स्ट टाइम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी इश्यू हो लाइक डैट तो आप कमेंट कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।